ये स्टार गराज है। मैं गराज का ओनर बाबूराव आपटे बोल रहा हूँ, देवी प्रसाद का घर नहीं है। काय रे? वो बाथरूम में कड़ी क्यों नहीं लगाते हो आप? अरे वो क्या खजाना है कि कड़ी और ताला लगाऊं? अरे तो जो लोग गराज देखने आते हैं उनको बाथरूम क्यों दिखाते हो? वो गराज देखने नहीं, इधर रहने आया है। हेलो दोस्तों, जी हाँ, ये जो मैंने आपको क्लिप दिखाई है आइला है ना, ये पूरी की पूरी क्लिप हाउस प्रॉपर्टी को कवर कर देती है। हमारा आज का शानदार जानदार जो टॉपिक है वो है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। आप जानते ही हैं 5 हेड होते हैं, 5 जो मिली तो बन गई मुट्ठी। पहला हेड था सैलरी जो हो चुका है, दूसरा हेड है हाउस प्रॉपर्टी। सर हाउस प्रॉपर्टी, तो आज हम यही शुरू करने वाले हैं, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। सर बाबू भैया है ना, पूरे के पूरे चैप्टर को अगर बाबू भैया की नजरों से पढ़े तो सर बाबू भैया कौन है? सर बाबू भैया कौन है? भैया बाबू भैया है मकान के मालिक। बिल्कुल ऐसे जैसे ये खड़ा ना, बिल्कुल पैसे लेने के चक्कर में, भैया बस मकान का मालिक हूँ, मकान का मालिक। राइट, तो क्या लिखेंगे? बाबू भैया है हाउस के ओनर, यानी हिंदी में बोले तो मकान मालिक। मजा ही आ गया सर, बोलो सर मजा ही आ गया। मकान मालिक वो जिनसे किराया वसूल रहे हैं, यानी वो जिसको कह रहे हैं कि भाई तुझे मैं मकान किराए पे दे दूंगा, घर किराए पे दे दूंगा, उसके लिए पैसे निकाल, है ना। तो ये है बेचारा वो श्याम, है ना, कह रहा भैया हाउस का रेंट देने के बाद इतने ही बचे 500 रुपये लाया था गाँव से, है कि नहीं? सारे के सारे तो चले गए बाबू भैया, अब क्या है मेरे जेब में? 100 रुपये तो बस के पास के लिए चाहिए बाबू भैया। तो शाम, तो भैया शाम बोले सुनील शेट्टी, वो है भैया मकान के किराएदार, यानी कि लीगल भाषा में टेनेंट, है ना। राइट, वो है मकान में किराएदार। तो सबसे मजेदार बात सर, ये जो चैप्टर हमें पढ़ना है वो किसकी नजरों से पढ़ना है? बाबू भैया की नजरों से पढ़ना है। होल चैप्टर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज, है ना, पहली नेचर में, है ना, किसकी नजरों से पढ़ना है सर? बाबू भैया के लिए पढ़ना है। राइट, तो बाबू भैया के लिए आपको सारी कैलकुलेशन करनी है। किसको कैश इनफ्लो आएगा? भैया शाम तो मकान का क्या है, किराएदार है, उसकी जेब से तो कैश आउटफ्लो हो रहा है। कमाई किसकी है? कमाई, किराया किसको मिल रहा है? तो आप क्या लिखोगे सर? सर रेंट मिल रहा है, रेंट रिसीव्ड बाय बाबू भैया। राइट, देयरफॉर दिस हेड एप्लीकेबल ऑन, दिस हेड अप्लाइज ऑन मिस्टर बाबू भैया। बाबू भैया के ऊपर ये हेड लगेगा और आपको बाबू भैया की नजरों से इस चैप्टर को पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं शानदार जानदार इसी बात के साथ कि भैया अगर किस्मत अगर किसी पे फिदा होती है तो वो इंसान है सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने वाले तुम्हारी तरह, जो दिन रात अपने एग्जाम को निकालने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जीवन में कुछ पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो किस्मत उन्हीं के ऊपर फिदा होती है। इसी शानदार बात के साथ शुरू करते हैं। ये कॉन्सेप्ट पूरा एसआर के पूरे चैप्टर का, या जब पूरा पढ़ लेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी, फिलहाल इसको स्किप करेंगे। अब मुद्दे की बात सुनना, देखना ध्यान से। अगला जो पेज खाली है वो आपको बताता है सर इस पेज पे हमें बनाने हैं एसआर के छोटे छोटे राज की बातें हमें लिखनी है। सर क्या राज की बातें लिखनी है? जैसे पहली बात तो ये, ठीक है, कि इस चैप्टर में कौन सी चीज एप्लीकेबल है? दिस हेड इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर रेंट ऑफ बिल्डिंग। यानी 2 खतरनाक वर्ड है जो मैंने येलो पेन से आपके लिए हाईलाइट किए हैं। यानी बाबू भैया को क्या मिलना चाहिए? बाबू भैया को क्या मिल रहा है? बाबू भैया रिसीव्ड, है ना, बाबू भैया रिसीव्ड रेंट, है ना। बाबू भैया को क्या मिला सर? बाबू भैया को किराया मिला। अगर आपको किराया मिल रहा है तभी आपको, है ना, इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी में लपेटा जाएगा। सर किराया तो मिल रहा है, पर किराया किसका मिल रहा है? किराया होना चाहिए था बिल्डिंग का। राइट सर, अभी तो घर की बात कर रहे थे। फाइनेंस मिनिस्टर साहब बहुत चालू है, बहुत ही दिमाग वाले आदमी है, उन्होंने पूरा दिमाग इसमें लगाया है और उन्होंने इसलिए यहाँ पर हाउस वर्ड नहीं लिखा कि रेंट ऑफ अ हाउस, उन्होंने बिल्डिंग लिख दिया। बिल्डिंग वर्ड पता है क्यों लिखा?
ताकि वो इसमें दोनों चीजें कवर कर सके। एक तो बाबू भैया घर जो रहने के लिए देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेजिडेंशियल हाउस, और बिल्डिंग वर्ड लिखते ही उन्होंने ये बात भी बता दी, रेजिडेंशियल हाउस के साथ साथ मैं उस बिल्डिंग का किराया, उस मंजिल का किराया, उस मकान का किराया भी हाउस प्रॉपर्टी में लेके जाऊंगा, जो किसके लिए यूज हो रही है, रेजिडेंशियल हाउस की जगह कमर्शियल बिल्डिंग अगर है, कमर्शियल हाउस अगर है, राइट, कमर्शियल बिल्डिंग कह दो, कमर्शियल हाउस कह दो, बिल्डिंग ज्यादा बढ़िया लगता है वर्ड। सर कैसे कमर्शियल हाउस, जैसे दुकान, यानी इसका मतलब अगर कोई दुकान का मालिक है और उसने दुकान किराए पे दे रखी है, तो भैया दुकान का किराया भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगा। गोडाउन, ठीक है ना, गोडाउन का किराया भी इसमें आएगा। इसी तरीके से कोई भी अगर कमर्शियल बिल्डिंग है और बिल्डिंग का किराया है, बिल्डिंग का, तो वो किसमें आएगा सर, हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा। उसकी कैलकुलेशन, उसका लेखा जोखा, उसका प्रोसेस हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर जो हम सीखेंगे उसके हिसाब से हमें करना है। सैलरी हेड में प्रोसेस एकदम अलग था, आप सीख चुके हैं। हाउस प्रॉपर्टी हेड में बिल्कुल अलग प्रोसेस, अलग फॉर्मूले है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कौन सी चीज कहाँ आ रही है। बिजनेस में मत ले जाना, बिजनेस में ले गए तो भैया बिजनेस के फॉर्मूले बिल्कुल अलग है, राइट। तो क्या बात याद रखेंगे सर, बिल्डिंग में कौन सी बिल्डिंग आती है सर, रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी आ जाती है, जिसमें बाबू भैया रह रहे हैं और उन्होंने अक्षय कुमार को, सुनील शेट्टी को मकान किराए पे दे रखा है। और उसी बिल्डिंग में कमर्शियल बिल्डिंग भी आ जाती है, दुकान गोडाउन वगैरह भी आ जाते हैं, राइट। और उनका अगर किराया आ रहा है तो उनका किराया भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही टैक्सेबल होता है। एग्जाम में अगर दुकान आ गई तो घबरा मत जाना कि दुकान का किराया अगर आया तो कहाँ टैक्सेबल करना है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल करना है। लेकिन खतरनाक और मुद्दे की बात क्या है सर, अगर बिल्डिंग के साथ साथ मैं किराया भर रहा हूं बिल्डिंग के अंदर दी गई फैसिलिटी के द्वारा, है कि नहीं बात, जो फैसिलिटी दी गई है उसका भी किराया भर रहा हूं, यानी कि मैंने फर्निश्ड होम लिया, फर्निश्ड होम सर बोले तो, यानी बिल्डिंग के साथ साथ आपको क्या मिल रहा है, बिल्डिंग के साथ साथ आपको मिल रहा है पलंग मिल रहा है, एसी मिल रहा है कि नहीं बात, इस तरह की फैसिलिटी अगर अलग से मिल रही है तो, राइट, फर्नीचर इसे आप कह सकते हैं। अब भैया बिल्डिंग के साथ क्या मिल रहा है, फर्नीचर मिल रहा है, ठीक है, और मकान मालिक बोल रहा है मुन्ना बिल्डिंग का किराया कितना है और फर्नीचर कितना है, मकान मालिक बता देते हैं, है कि नहीं बात, राइट। तो क्या बात याद रखनी है, गलती से भी गलती मत कर देना, क्या देखो क्या लिखी बात, रेंट ऑफ अदर एसेट्स, अदर एसेट बोले तो बिल्डिंग को छोड़कर फर्नीचर, एसी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी मिल रहा है, नॉट टैक्सेबल। खतरनाक बात क्या है, नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। यानी कि ये किस हेड में जाएगी, ये अदर हेड में जाएगी। यानी उसका किराया अगर मिल रहा है तो अदर सोर्स बोल देते हैं कि भैया फर्नीचर वगैरह का किराया तो किधर जाएगा, अदर सोर्सेज में जाएगा, अदर सोर्सेज वाले हेड में जाएगा। बिल्डिंग का किराया बता रखा है तो मुन्ना बिल्डिंग का किराया किस हेड में जाएगा, मुन्ना बिल्डिंग का किराया जाएगा अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। कि भैया मकान मालिक ने बोला मुन्ना 10,000 रुपए का तो मकान है, 2 BHK 3 BHK, साथ में मुन्ना 3,000 रुपए के फर्नीचर का किराया है, एसी का किराया मुन्ना ये पहले से लगा हुआ है, इसलिए हम निकाल ले रहे हैं, तेरे को देना पड़ेगा, खेलना है तो खेलो वरना गेट आउट, राइट। आपने कहा ठीक है भैया, कौन अपना पलंग खरीदे, कौन अपना एसी खरीदे, मकान पर तो कौन है ना टेम्पो में ढो के लेके जाए, आपने ओके डन 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 डन। तो मकान मालिक जब ये बताएगा तो मकान मालिक को जब आप पैसा देंगे तो आपकी नजरों में, है ना, राइट, मकान का किराया कितना गया आपकी नजरों में भी और बाबू भैया की नजरों में मकान का किराया आया 10,000 हो जाएंगे हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल, और फर्नीचर का किराया कितना है 3,000, तो 3,000 रुपए टैक्सेबल होंगे बाबू भैया के लिए अदर सोर्स में। यानी कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्या बात समझ में आ गई, हाउस प्रॉपर्टी हेड में जो मैंने वर्ड डाला है ना ओनली एंड ओनली, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। हाउस प्रॉपर्टी हेड में सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली बिल्डिंग का किराया ही टैक्सेबल करना है, बिल्डिंग का किराया ही टैक्सेबल करना है, बिल्डिंग का किराया ही टैक्सेबल करना है। गलती से भी किसी और चीज का किराया हाउस प्रॉपर्टी में मत ले जाना, वरना नंबर अंडरटेकर की तरह खल्लास हो जाएंगे। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है, बेसिक बात अब आपको पता लगी है। देखते हैं इस बात को फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कैसे लिखा, इस बात के साथ
कि भैया सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत पे जाना है। अपनी मंजिल तो आसमान है दोस्तों, पूरा आसमान पूरी दुनिया पे छाना है, इसलिए रास्ता खुद बनाना है। ठीक है ना। देखो क्या लिखी है बात, इफ अर्निंग रेंट फ्रॉम एनी बिल्डिंग, फिर से वही कहानी है, क्या लिखा है सर, इफ अर्निंग रेंट फ्रॉम एनी बिल्डिंग, अगर आप रेंट कमाते हैं किसी भी, एनी वर्ड मतलब किसी भी बिल्डिंग से रेंट कमा लेते हैं, किसी भी बिल्डिंग से रेंट कमा लेते हैं, चाहे वो कमर्शियल हो नॉन कमर्शियल हो, कमर्शियल हो या नॉन कमर्शियल, रेजिडेंशियल हो या नॉन रेजिडेंशियल हो, आप हाउस प्रॉपर्टी हेड में लपेटे जाओगे। राइट, समझ में ना बात। ठीक है, तो ये लिखा है टैक्स अंडर दिस हेड नॉट एक्चुअली रेंट रेदर देन इट इज रेंट इन विच अर्न्ड फ्रॉम द बिल्डिंग, यानी सारे रेंट हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाते, सारे रेंट हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाते, ओनली एंड ओनली बिल्डिंग रेंट हाउस प्रॉपर्टी में जाते हैं, ओनली एंड ओनली बिल्डिंग रेंट हाउस प्रॉपर्टी में जाते हैं। ठीक है, ये हम आगे डिटेल में और तरीके से पढ़ेंगे। राइट, ऑल्सो नो टैक्स इज चार्जेबल फॉर बिल्डिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेजिडेंट, यानी कि जिस मकान में आप खुद रह रहे हैं उसे बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है, खुद रख रखा है, उस पे कैसे टैक्सेबिलिटी आती है या उस पे कैसे अमाउंट निकल के आता है, वो हम इस हेड में आगे सीखेंगे बिना टेंशन के। सर ये सेक्शन हमें पढ़ने हैं, थोड़े से ज्यादा बड़ा हेड भी नहीं है, एक एक डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, मजा ही आ जाएगा। राइट, ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है। देखते हैं सर क्या लिखी है अगली बात। पहला सेक्शन जो आज हमें पढ़ना है, सेक्शन 22 है ना, मैं तेरा भाई तू मेरा भाई, सेक्शन 22, हाउस हाउस घर घर भाई भाई, घर घर भाई भाई, घर घर भाई भाई, घर घर भाई भाई, दो घर आपस में भाई भाई है कि नहीं, तो घर घर भाई भाई, भाई को हम क्या बोलेंगे भाई भाई, इसलिए सेक्शन 22, सेक्शन 22, सेक्शन 22, सेक्शन 22, मैं तेरा भाई तुम मेरा भाई, मैं तेरा भाई तुम मेरा भाई, मैं तेरा भाई तुम मेरा भाई, सेक्शन 22, सेक्शन 22, सेक्शन 22। ठीक है सर, याद हो गई बात। अब देखो क्या खतरनाक बात सामने आई। अब भैया एक बंदे ने, तुम्हारे जैसे खतरनाक बंदे ने जो बहुत दिमाग लगाया ना, होशियार सिंह ने, जब तुम होशियार हो ना, उसने एक मकान लिया किराए पर। ठीक है, अब मकान लिया किराए पर, वो रहता था भैया फर्स्ट फ्लोर पर। ठीक है ना, और नीचे रहता था मकान का मालिक, नीचे रहता था बाबू भैया। बाबू भैया को आज के बाद हमें क्या बोलना है, मकान मालिक। ठीक है, नीचे बाबू भैया रहते थे, ऊपर भैया आप रहते हो फर्स्ट फ्लोर पर। राइट, ऐसा कई बार होता है, हमारे घर के आसपास भी देखोगे तो यही है भैया, नीचे मकान मालिक है, ऊपर किराएदार है, या नीचे किराएदार ऊपर मकान मालिक है, ऐसा देखने के लिए मिलता ही है। अब मुन्ना फर्स्ट फ्लोर पे जब किराएदार रह रहा है, नीचे मकान मालिक रह रहा है, तो फर्स्ट फ्लोर वाले ने बोला कि सर आपने किराया बताया है 10,000 रुपए, है ना, पूरे घर का किराया बताया 10,000 रुपए, घर के तो किराया। आज के बाद घर का जो छज्जा है ना, छज्जा छज्जा समझते हो ना, बालकनी। ठीक है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के आगे एक छज्जा है ना, राइट, जहाँ से आप दूर दूर तक नजारे ले सकते हैं। अगर आज के बाद छज्जे पर जाऊंगा ताला लगा दो, छज्जा ना चाहिए, ना चाहिए छज्जा, ना चाहिए छज्जे, छज्जे का प्यार मुझे नहीं करना, ये छज्जे में जाको, आगे छज्जे में जाको, छज्जे छज्जे का प्यार मुझे नहीं करना। ठीक है, राइट, मैं छत पे जाऊंगा, मैं छज्जे पे जाऊंगा, तो छज्जे का किराया कम कर दो, कम से कम 1,000-1,200 रुपए तो कम होगा, 1,000 रुपए छज्जे का किराया कम कर दो। बाबू ये करे, ये क्या चक्कर है। फिर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर छत है। ठीक है, राइट, तो भैया मकान मालिक को किराएदार बोल रहा, तुम होशियार आदमी, तुम बोल रहे हो बाबू भैया जीजा छत पर है, जीजा छत पर है कि नहीं, जीजा छत पर है कि नहीं, जीजा छत पर हो या ना हो, मैं छत पे नहीं जाऊंगा, मैं आज के बाद मकान की छत यूज करूंगा ही नहीं, तो छत का भी तो कुछ बनता होगा ना, है ना। तो बाबू भैया कह रहे छत उड़ा देता हूँ। ठीक है, छत ही गायब कर देता हूँ ना, पूरा नीचे जैसे रह लू बिना छत के। ठीक है, तो छत का किराया कम से कम, देखो बाबू भैया इतनी बड़ी छत है, तो कम से कम छत का किराया 2,000 रुपये कम होना चाहिए। बाबू भैया कह रहे और बता मुन्ना, और बता दे ना, और बता दे, और कुछ बात बताना चाह। हाँ बाबू भैया वो सीढ़ी जा रही है, मतलब है ना, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे ना सीढ़ी जा रही है। अब तुम क्या कह रहे हो, बाबू भैया मैं तो बहुत फिट आदमी हूँ, सीढ़ी की मुझे जरूरत नहीं है, अक्षय कुमार फेल है मेरे आगे, सीढ़ी की मुझे जरूरत नहीं है, मैं सीढ़ी यूज नहीं करूंगा, मैं तो सीधा रस्सी पकड़ के बियर गिल्स बन जाऊंगा, है ना, वो ना मैन वर्सेस वाइल्ड वाला बियर गिल्स, मैं तो बियर गिल्स बन जाऊंगा, सीधा सीधा अपनी खिड़की पे ऊपर, सीधा अपनी खिड़की से नीचे, मैं सीढ़ियों का इस्तेमाल करूंगा ही नहीं। ठीक है, सीढ़ियां होने मुबारक, अभी सर ने बोला, हमको सर ने सीढ़ियां होने मुबारक, जिन्हें छत पर जाना है मुझे सीढ़ी चाहिए ही नहीं, है कि नहीं बात। तो भैया सीढ़ी के भी कम से कम 500 रुपए तक कम होंगे, तो बाबू भैया कम से कम 3-4 हजार रुपए कम होने चाहिए, मेरा किराया 10,000 की जगह होना चाहिए 6,000 रुपए। बताओ बाबू ये मंजूर है कि नहीं है। बाबू भैया चप्पल निकाल लेंगे, कोई डायलॉग मारेंगे, मार खोपड़ी तोड़ सालेगा, खोपड़ी तोड़ सालेगा, है कि नहीं बात। तो बाबू भैया तुम्हारी खोपड़ी तोड़ देंगे। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इस बात का जवाब ये लिखा, बाबू भैया ने बोला भैया पहले लॉ पढ़ ले, सेक्शन 22। सेक्शन 22 ने क्या बोला, सेक्शन 22 ने बोला
कि भैया ऐसा होता ही नहीं है कि तुम छत इस्तेमाल कर, तो छत उड़ा दोगे तो घर का रहेगा, सीढ़ी उड़ा दोगे तो घर का रहेगा, छज्जा उड़ा दिया तुमने, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने क्या बोला, बिल्डिंग में जो है, बिल्डिंग में जितनी भी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। अब एक बिल्डिंग है, मान लो एक घर है, राइट, उसके साथ अगर गार्डन भी जुड़ा हुआ है, याद है बचपन में ऐसे घर बनाते आ रहे, ठीक है, यहाँ टाटा स्काई लगा देते हैं, खिड़की से तुम झांक रहे हो, राइट, पीछे से चिड़िया उड़ रही है, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो भैया अगर यहाँ पर बिल्डिंग है और बिल्डिंग के साथ अगर गार्डन भी है, तो बिल्डिंग के साथ अगर गार्डन दिया गया है और इस पूरे एरिया का किराया मान लो 10,000 रुपए पर मंथ है, तो ये पूरा का पूरा एरिया कहा जाएगा सर, हाउस प्रॉपर्टी में ही इंक्लूड किया जाएगा, और वो पूरे का पूरे 10,000 रुपए हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होंगे। इसको अलग से, है ना, इसको अलग से नहीं गिना जाएगा कि भैया छत इस्तेमाल नहीं कर रहा मैं, है कि नहीं बात, छज्जा इस्तेमाल नहीं कर रहा, बाहर गार्डन है गार्डन इस्तेमाल नहीं कर रहा, राइट, पूरा का पूरा बिल्डिंग में ही गिना जाएगा। यानी कि अगर कोई आपको 10,000 रुपए महीना मकान किराए पे दे रहा है, 10,000 रुपए महीना पर मकान किराए पे दे रहा है, तो 10,000 रुपए मुन्ना ये 10,000 रुपए मुन्ना सिर्फ बिल्डिंग कवर नहीं होती, 10,000 रुपए मुन्ना ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं, राइट, और वो इसके इंक्लूड मानी जाती है। इसके बिना घर किराए पर देना नामुमकिन हो जाता है कि भैया मैं इसे किराया दूंगा, मैं छत का किराया दूंगा, ऐसे कैसे हो जाएगा यार। तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा यार देखो बेकार की बात मत करो, छत नहीं, छज्जा नहीं, मैं तो सीढ़ी नहीं, ऐसी बात मत करो। देखो क्या लिखी है बात, एनुअल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अभी बताइए, चाहे बिल्डिंग कमर्शियल हो, नॉन कमर्शियल हो, यानी रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल कोई भी हो। और सबसे खतरनाक बात है लैंड अपॉर्चुनिटी डेट, और बीच में क्या लगा रखा है, एंड, यानी कि बिल्डिंग प्लस उसके साथ अटैच्ड, अपॉर्चुनिटी का मतलब ये लिखा सर, अपॉर्चुनिटी का मतलब अटैच्ड, प्लस अटैच जो भी जमीन है ना, उसका किराया कहां टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल अंडर दिस हेड, टैक्सेबल अंडर दिस हेड, ठीक है ना, राइट। तो जितना भी 10,000 रुपए आपको मिल रहा है, ठीक है ना, तो वो पूरे एक बिल्डिंग का किराया माना जाता है। वो छत का किराया अलग, सीढ़ी का अलग, ठीक है, गार्डन का अलग, राइट, छज्जे का अलग, ऐसा नहीं कहना, ऐसा नहीं माना जाता। 10 के 10,000 रुपए कहाँ जाएंगे सर, हाउस प्रॉपर्टी में जाएंगे, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब सर इस लाइन को पढ़ने के बाद कहीं ये बात नहीं लिखी कि आपने बोला था कि हाउस प्रॉपर्टी वो चीज टैक्सेबल होती है, मकान का किराया होता है, किराया कहाँ लिखा है यहाँ पे, रेंट तो लिखा ही नहीं है सर, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या मजे ले ली, फाइनेंस मिनिस्टर ने मजे ले लिया और ये बोलता है वो कानून नहीं कहते, समझ में आता है किसी को, है कि नहीं बात। मैं बिल्कुल सलमान खान हूँ, सलमान खान, एक बात याद रखना, दिल में आता हूँ समझ में नहीं, ऐसी कानून है दिल में बच जाएगा समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं बात। लेकिन मैं आपको समझा के मानूंगा, ये जो वर्ड लिखा है ना मुन्ना, ये जो वर्ड लिखा है सर, क्या वर्ड लिखा है, एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू। उन्होंने रेंट को क्या मजे ले लिए, क्या मजे ले लिए जज साहब ने रेंट को रेंट नहीं बोला, जज साहब ने कहा आज के बाद मैं रेंट को बोलूंगा वैल्यू, ठीक है। यानी कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर रेंट को क्या नाम दिया गया, इस पैर को क्या नाम दिया, उन्होंने इसको नाम दिया वैल्यू। इसलिए यहाँ क्या लिखा है, एनुअल वैल्यू। जब यहाँ वो एनुअल वैल्यू की बात कर रहे हैं तो एनुअल मतलब ईयरली, पूरे साल का, वैल्यू बोले तो रेंट ऑफ बिल्डिंग, पूरे साल की रेंट ऑफ बिल्डिंग, पूरे साल की रेंट ऑफ बिल्डिंग कहाँ जाएगी सर, इस हेड के अंदर जाएगी, यानी कि एनुअल रेंट ऑफ बिल्डिंग। अब अगर इसे पढ़ के देखें तो अब देखो इसको क्या लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, बात बहुत ही सिंपल, एनुअल पूरे साल का रेंट ऑफ बिल्डिंग, पूरे साल का रेंट ऑफ बिल्डिंग, और बिल्डिंग के साथ जो जमीन है वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल होगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो सर बात समझ में आ चुकी है। अरे छोटा सा क्वेश्चन तो बनता है सर, क्वेश्चन तो बनता है सर, क्या बनता है, पहला सवाल, भैया बिल्डिंग है, बिल्डिंग के साथ साथ देखो गार्डन भी दे रखा है, ठीक है, इसमें तालाब भी था, बचपन में बत्तख भी तैरती थी, राइट, इसका किराया है बिल्डिंग, बिल्डिंग के साथ लैंड जुड़ा हुआ है, भैया बिल्डिंग है उसके साथ लैंड जुड़ा हुआ है, आप अपना है ना पार्क वगैरह में आराम से एंजॉय करते हैं, राइट, जो आपके घर में भी छोटा मोटा गार्डन होगा, बिल्डिंग है उसके साथ लैंड जुड़ा हुआ है, राइट, इसे आंगन भी बोल देते हैं, ठीक है, वरांडा भी बोल देते हैं,
रेंट है उसका 20,000 रुपया, रेंट है उसका 20,000 रुपये। कहाँ जाएगा सर, कहाँ जाएगा जल्दी बताओ सर। ये टैक्सेबल होगा हाउस प्रॉपर्टी में, इतनी बात तो हम समझ ही चुके हैं बिना किसी टेंशन के। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। वेकेंट लैंड है यानी खाली जमीन है, कोई बिल्डिंग नहीं है, घास उग रही है, आप चाहे से पार्किंग में दे रहे हो, बिल्कुल खाली प्लॉट है, ठीक है ना। वो आपने रेंट पे दे रखा है, जैसे आजकल हम बोलते थे भैया प्लॉट है, जमीन है, खाली पड़ी है, कोई बिल्डिंग नहीं है, राइट। उस जमीन का किराया, उस प्लॉट का किराया, जमीन का किराया आ रहा है 15,000 रुपए। मुन्ना आप बताओ ये 15,000 रुपए जो मिल रहे हैं प्लॉट के मालिक को या खाली जमीन के मालिक को, किधर जाएंगे। क्या मुन्ना इसमें बिल्डिंग है सर, बिल्डिंग तो है नहीं। अगर मुन्ना बिल्डिंग है ही नहीं, तन्नक से भी बिल्डिंग है ही नहीं, तो भैया हाउस प्रॉपर्टी के हेड दरवाजे बंद। तो ये कहाँ जाएगा सर, ये टैक्सेबल होंगे अंडर द हेड अदर सोर्सेज। कहाँ टैक्सेबल होंगे सर, अंडर द हेड अदर सोर्सेज। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है सर। लैंड अपॉर्चुनेंट, जो लैंड अपॉर्चुनेंट होता है वो क्या क्या होता है, किस नाम से हो सकता है सर। अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो आप उसे गार्डन बोल सकते हैं, गैरेज बोल सकते हैं। कमर्शियल बिल्डिंग है तो भैया उसकी पार्किंग हो गई, तो खाली जमीन है कि नहीं बात। और या उसके साथ कोई पार्क है ना, कि भैया फैक्ट्री है या कोई गोडाउन है, साथ में छोटा मोटा पार्क अटैच कर दिया लोगों को रिलैक्स करने के लिए, तो आप उसे उसमें है ना इंक्लूड कर सकते हैं। सर ये बात समझ में आ चुकी है, नोट भी कर चुके हैं। अब आती है कुछ चटपटी मजेदार शानदार बातें, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्सेप्ट, इसलिए बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ कि बेसिक है, आराम समझ गए तो आने वाली क्लासेस बिल्कुल सुकून में रहेंगी। अगर लेटिंग ऑर्डर समझना एकदम से, बिल्कुल वही होने वाला आपके साथ सर। एकदम से जज्बात पलट दिए है ना, माहौल बदल दिया, ठीक है, तो जज्बात पलटने वाले हैं। कैसे सर, अगर लेट आउट किराए पर देना, अगर किराए पर देना आपका बिजनेस है, ठीक है ना सर, किराए पर देना बिजनेस है, बिल्कुल सिंपल, जैसे हॉस्टल है कि नहीं बात। हॉस्टल खोला हुआ है आपने, कमरे बना रखे हैं, बड़ी है ऊंची बिल्डिंग, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट भी बंद है, तो भैया अगर हॉस्टल है, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, और ये सरासर पूरी जिंदगी यही चलता रहेगा, तो हॉस्टल मतलब बिल्डिंग को किराए पर देना आपका बिजनेस है। यानी अगर आपसे पूछो भैया क्या करते हो, बिजनेस करता हूँ, क्या बिजनेस है मेरा, भैया हॉस्टल है जी। तो किसी को पता हो ना हो, आज आपको पता लग गया कि अगर बिल्डिंग किराए पे देना आपका बिजनेस है, तो बिजनेस है ना, बिजनेस है ना, ठीक है। तो बिजनेस के लिए एक अलग से हेड बना रखा है, पीजीबीपी, पबजी, पीजीबीपी। तो जो भी उसका किराया आ रहा है, जो भी उस हॉस्टल का किराया आ रहा है, वो कहाँ टैक्सेबल होगा मुन्ना, वो पीजीबी में टैक्सेबल होगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सोबर, बहुत ही शानदार, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है सर। कोई चीज अगर मेरा बिजनेस है तो फिर मुझे बिजनेस में ले जाना पड़ेगा, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं ले जाना पड़ेगा। यानी कि बिल्डिंग को किराए पे देना आपका बिजनेस है, हॉस्टल हो गया है ना। एक और जैसे होटल, भैया होटल में भी यही होता है, कमरे किराए पर देना आपका बिजनेस है, होटल बिजनेस है कि नहीं। हम कहते नहीं कहते भैया क्या बिजनेस है, भैया होटल खोल रखा है मसूरी में, नैनीताल में है ना, मनाली में है ना, शिमला में, बिजनेस है यार, होटल बिजनेस है, होटल चलाते हैं। तो होटल बिजनेस है, बिजनेस वर्ड लगा देते हैं, इसलिए आसान हो जाता है होटल के लिए। क्यों है ऐसा, क्यों है, क्योंकि उस रूम को किराए पर देना, बार बार किराए पर देना मेरा बिजनेस है, मैं उसमें रेजिडेंशियल पर्पस का काम नहीं करता। तो उससे जो पैसा आएगा वो पीजीबी में जाएगा, बिकॉज आई एम रजिस्टर्ड दैट बिल्डिंग एज अ बिजनेस, बिकॉज आई रजिस्टर्ड दैट बिल्डिंग है ना एज माय बिजनेस, कि भैया मैंने बिजनेस की तरफ से रजिस्टर्ड कर रखा है, इसलिए मैं उसे इनकम टैक्स में पीजीबी में लेके जाऊंगा, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लेके जाऊंगा। सिंपल सी बात, सीधी बात, नो बकवास सर, बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है सर। पहला पॉइंट समझ में आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि लेट आउट करना, अगर लेट आउट किया है मैंने अपने मकान को, बिल्डिंग को, और ये मेरा धंधा है भाई, धंधा है, तो वो इनकम पीजीबी में जाएगी। सर स्टार लगा, क्या लिखा, स्टार लगाया तो कुछ ना कुछ खतरनाक बात होगी। अब सुनना ध्यान से, बहुत ही शानदार बात, अगर इन केसेस में जो हम बताने जा रहा हूं, फॉलोइंग केसेस में, अगर अब जो बताने जा रहा हूं फॉलोइंग केसेस में किराया आएगा बिल्डिंग का, तो वो
तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। सर किन केसेस में? अब सुनना ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से। इसके लिए सबसे पहला है ना एक केस आया ये वाला सर, नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल लिमिटेड, एमपी हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश का एक केस आया। सर इसमें क्या था सर? इसमें भाई सर एक बहुत बढ़िया बिल्डिंग थी, ठीक है ना, यानी कि एक फैक्ट्री थी, राइट, और उस फैक्ट्री को चलाना वाला एक बिजनेसमैन था, यानी फैक्ट्री थी बिजनेस की, ठीक है, फैक्ट्री चल रही थी बहुत बढ़िया। साथ में यहाँ छोटे छोटे मकान बना रखे थे, ठीक है, किस लिए बना रखे थे सर? ताकि अगर एम्प्लॉय को फैक्ट्री जाना पड़े तो उसे बहुत दूर से न जाना पड़े। इसे हम बोलते हैं टाउनशिप, और ये कहानी मैंने आपको सैलरी हेड में मामा जी केस में बताई थी, मामा जी के साथ यही है ना, पानीपत रिफाइनरी है ना, याद आएगी बात, ठीक है। तो भैया रिफाइनरी वालों ने फैक्ट्री तो लगा रखी है, जिस जंगल में फैक्ट्री लगा रखी है उसी जंगल को प्रोटेक्ट करके, है ना, उसी एरिया को प्रोटेक्ट करके उन्होंने अंदर मकान भी अपने एम्प्लॉय को दे रखे हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात? अब सुनना ध्यान से। अब ये है बिजनेस, यहां चल रहा है फैक्ट्री का बिजनेस, राइट, बिजनेसमैन या बिजनेस कर रहा है भैया, टाउनशिप है, यहाँ मामा जी का मकान है, ये मकान मामा जी का है, ये उनके कलीग्स का है, उनके कलीग का ये है ना मकान है। अब फैक्ट्री ने ये बोला कि भाई जो मकान आपको दिया जा रहा है इसका रेंट भरना पड़ेगा बिजनेस को। क्या भरना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा भैया कंपनी को। कंपनी ने रेंट चार्ज आपसे कर लिया, रेंट आप भर रहे हैं, ठीक है, राइट, ठीक है भैया, रेंट भर रहे हैं। अब ये बताओ जो रेंट आ रहा, सुनना ध्यान से, जर्नली क्या, एक आम बच्चा, एक आम आदमी, मैंगो पीपल क्या बोलेगा? एक आम आदमी, एक आम बच्चा बोलेगा सर ये बिल्डिंग का रेंट है ना, बिल्डिंग का रेंट है, यहाँ बिल्डिंग, अब आज के बाद हम क्या बोलते हैं, घर का किराया है ना, सर घर का रेंट है, घर का रेंट है, तो ये कहाँ जाएगा सर? घर का रेंट है, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। आम आदमी मैंगो पीपल यही बोलेगा, लेकिन क्या आवाज आएगी? लगा लो कांटे लगा लो सर। जर्नल लोगों के लिए ये सही बात होगी, लेकिन कानून पढ़ने वाले, टेक्स्ट पढ़ने वाले आपके बच्चों के लिए ये बहुत ही खराब बात है, टुच्ची बात है। यही आपको सलाह देनी है अपने क्लाइंट को, और आपको बताइए सलाह के ही पैसे हैं, वरना हम सब एक जैसे हैं, है कि नहीं बात? तो भैया आगे जाकर प्रोफेशन करना है तो सलाह सही दोगे तभी फीस मिलेगी सर। हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि जज साहब ने क्या बोला? क्योंकि जज साहब ने बोला अगर बिजनेस को चलाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए अगर कोई बिल्डिंग किराए पे दी गई है तो भैया उसका कैरेक्टर क्या होगा, है ना, उसका कैरेक्टर क्या होगा? उसका कैरेक्टर भी वही होगा जो मेन चीज का है, यानी उसका कैरेक्टर भी पीजीबीपी ही होगा, यानी कि वो हेड कहाँ जाएगा? पीजीबीपी, यानी वो रेंट कहाँ जाएगा सर? वो रेंट पीजीबीपी में जाएगा। कारण अगर आप किसी बिल्डिंग को किराए पे देते हो, बिल्डिंग को किराए पे देने का पर्पस क्या है? बिल्डिंग को किराए पे देने का पर्पस क्या है? टू रन द बिजनेस एफिशिएंटली। सर बिल्डिंग को किराए पे देने का पर्पस है टू रन बिजनेस एफिशिएंटली, ठीक है ना, टू रन बिजनेस एफिशिएंटली। तो इसका मतलब उसका पर्पस ये कि बिजनेस है इसलिए वो यहाँ है। अगर यहाँ टाउनशिप में से बिजनेस गायब कर दो, अगर टाउनशिप में से, आप सुनना ध्यान से, अगर टाउनशिप में से बिजनेस गायब कर दो, लो देखो सारी चीजें गायब है, पूरा का पूरा बिजनेस गायब। अगर टाउनशिप में से पूरा बिजनेस ही उड़ा दिया तो इस टाउनशिप में, इस रिफाइनरी के आसपास जहाँ बैकवर्ड एरिया में लगाई जाती है, क्या कोई यहाँ आके रहेगा? कौन रहेगा यहाँ के सर? कोई नहीं रहेगा। शहर से दूर कौन रहेगा? कोई भी नहीं रहेगा। इसका मतलब लोग यहाँ क्यों रह रहे हैं? लोग यहाँ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बिजनेस है। अगर यहाँ पर बिजनेस फैक्ट्री ना हो तो लोग नहीं रहेंगे। तो जज साहब ने यही बोला कि भैया अगर मेन चीज बिजनेस है, उसको ढंग से चलाने के लिए कोई बिल्डिंग किराए पे दी गई है, तो उस बिल्डिंग का जो किराया आएगा वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, वो पीजीपी में जाएगा। तो भैया तुम क्या बोल रहे हो? तुम बोल रहे हो पापा मजा नहीं आ रहा मुझे। तो क्या बात होगी बेटा? नाम बदलना है मतलब
मजा नहीं आ रहा, मतलब मुझे, मैं पापा बढ़िया बढ़िया नाम रखूंगा, मतलब मार्क जूबर रखूंगा सर नाम, है कि नहीं बात, अंबानी रखूंगा सर, राइट पापा। कास्ट में ही मजा नहीं आ रहा, अब आपका नाम क्या है, शर्मा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा शर्मा, अंबानी लगाऊंगा, टाटा लगाऊंगा, इंटरनेशनल लेवल पे चला जाता हूँ पापा, जूबर्ग लगाऊंगा, है कि नहीं बात, गेट्स लगाऊंगा, गेट्स, है कि नहीं बात। अब बताओ बिल गेट्स की तरह, तो पिताजी कह रहे हैं ओ मुन्ना इधर आइयो, वहीं वहीं तुम्हारे गर्दन के नीचे दो चाल रहेंगे तो अपने आप होश में आ जाओ। कहाँ हूँ मैं, अपने आप होश में आ जाओगे। पिताजी कह रहे जब तक तू कहता नाम बदलना है, तो भैया मान लो भैया तेरा नाम निखिल है, ठीक है, तो मैं समझ गया निखिल नाम में मजा नहीं आ रहा, ठीक है, तो निखिल बदल दिया। लेकिन अगर निखिल शर्मा है तो भैया कास्ट बदल देगा क्या, और अगर बदलने की कोशिश भी करेगा तो आज के बाद तुमसे लोग क्या पूछेंगे, तुमसे लोग पूछेंगे अरे भैया बेटा जरा ना शर्मा जी के बेटे हो ना, क्या बोल दोगे ना, बिल गेट्स का बेटा हूँ ना, अंबानी का, टाटा का हूँ, है कि नहीं बात, तो क्या बोलोगे, हाँ जी शर्मा जी का ही हूँ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नाम भले ही बदल लो, लेकिन भैया अपने पिताजी को, अपने माँ बाप को नहीं बदल सकते। यही बात कोर्ट ने बोली, यही बात जज साहब ने बोली मुन्ना, यही बात जज साहब ने बोली कि भैया किराया भले ही आ रहा हो, लेकिन किराए का चरित्र यानी उनके माँ बाप जो तुमसे ऊपर है वो नहीं बदल सकते। तो तुमसे ऊपर कौन है, तुमसे ऊपर बिजनेस है, क्योंकि उसकी वजह से किराया आ रहा है, तो उसकी वजह से किराया आ रहा है, इसलिए वो पीजी में जाएगा। ठीक है सर, बात समझ आ चुकी है। टू रन द बिजनेस मोर एफिशिएंटली, टू रन द बिजनेस मोर एफिशिएंटली। ऐसे एक और केस आया है ना, केस का नाम क्या इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसे एक और केस आया, और वो बिल्कुल वही है जो मेरे स्कूल के साथ है। अब ये जहां मैं रहता हूँ गाजियाबाद, भैया वहां मेरा जो स्कूल है ना उसका नाम है इंग्रहैम इंस्टीट्यूट, है ना, राइट, राजनगर हापुड़ चुंगी के पास स्कूल है। सुनना ध्यान से, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, ये हमारी स्कूल की बिल्डिंग है, ठीक है, बढ़िया सी रेड कलर की सुंदर सी बिल्डिंग बना रखी है। अब क्योंकि बिल्डिंग है, साथ में और भी काम चल रहे हैं, ऑफिस वगैरह भी है हमारे, उसमें कुछ गवर्नमेंट के ऑफिस भी खुले हुए हैं, ठीक है ना, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। यहाँ पर इंग्रहम स्कूल के अंदर ही एक बैंक खुला हुआ, इलाहाबाद बैंक। जो बच्चे शायद गाजियाबाद में हैं वो ये बात समझ जाएंगे ना, और जो नहीं है वो भी समझ चुके, बिल्डिंग की प्रीमाइसेस के अंदर बैंक है, ठीक है, एक पोस्ट ऑफिस भी है, राइट, बिल्डिंग के अंदर ही बैंक है, बिल्डिंग के अंदर ही पोस्ट ऑफिस भी है। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब स्कूल वालों ने, स्कूल के मैनेजमेंट ने अपनी बिल्डिंग का यूटिलाइजेशन कैसे किया, कोई बैंक को भी दे दिया और पोस्ट ऑफिस को दे दिया। बैंक अब इंग्रहम स्कूल को रेंट पे करता है, पोस्ट ऑफिस भी इंग्रहम स्कूल को रेंट पे करता है, ठीक है ना, बताओ ये है भैया, रेंट पे किया जाता है। अब ये जो रेंट पे किया जा रहा है सर, ये जो रेंट पे किया जा रहा है, बताओ किस हेड में जाएगा, कारण क्या है सर इसका, कारण क्या है सर, सर ये जो रेंट पे कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो स्कूल, मान लो स्कूल की फैक्ट्री हो, ये जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस को एफिशिएंटली चलाने के लिए कैसे, अब जो भी बच्चा होगा वो क्या करेगा, बैंक में जाके फीस जमा करता, हम जिंदगी भर है ना, जब तक स्कूल में पढ़ते रहे, जब तक हम बैंक में जाके अपनी फीस जमा करते थे, स्कूल फीस का काउंटर अलग होता था बैंक में, है ना, स्कूल के अंदर, या अगर मान लो स्कूल की जगह यहाँ पर कोई बिजनेस फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर जो भी सामान का लेन देन है, पार्सल जाना है, सीधा पोस्ट ऑफिस में ही आप चले जाते हैं। ऐसे आपने कई कॉलेज में देखा होगा ना, राइट, जैसे भैया आप डीयू जाओगे, डीयू या सीसीएस यूनिवर्सिटी जाओगे मेरठ में जो है, तो बहुत 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 बड़ी 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 क्या होती है ना, जगह होती है, पूरी यूनिवर्सिटी है ना, कई एकड़ में फैली हुई है, यूनिवर्सिटी के अंदर ही बैंक है भैया, क्या होगा वहीं के वहीं फीस का ड्राफ्ट बनवा लो। यूनिवर्सिटी के अंदर ही क्या होता है, पोस्ट ऑफिस होता है, वहीं के वहीं आप क्या कर दो, चिट्ठी पत्री पोस्ट कर दो, है कि नहीं बात। ऐसे ही फैक्ट्री के अंदर भी बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, फैक्ट्री के अंदर एक चीज जरूर होती है, कैंटीन, है ना, राइट, उसका किराया भी, तो बैंक का किराया, पोस्ट ऑफिस का किराया, कैंटीन का किराया, सबके सब फैक्ट्री के मालिक को दिया जा रहा है। फैक्ट्री का मालिक कह रहा है कि भैया ये जो मेरा बैंक का किराया आ रहा है, ये जो मेरा पोस्ट ऑफिस का किराया आ रहा है, कैंटीन का किराया आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां पे बिजनेसेस की वजह क्या है, इस किराए की वजह क्या है, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो ना, ऐसे ही इस किराए की वजह यही है कि वहां पर फैक्ट्री है, वहां पर बिजनेस है, तो बिजनेस की वजह से, तो
क्या राज की बात लिखेंगे तो ये किराया कहाँ जाएगा, पीजीबीपी में जाएगा, यानी कि ये वाला रेंट जो भी है वो कहाँ जाएगा सर, पीजीबीपी हेड में जाएगा। यानी क्या राज की बात यहाँ लिखेंगे बहुत 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 7 स्टार लगा के। अगर बिजनेस को अच्छे से एफिशिएंटली चलाने के लिए, है ना, अगर बिजनेस को एफिशिएंटली लिखो साथ साथ चलाने के लिए कोई बिल्डिंग किराए पे दी गई है ना, के लिए बिल्डिंग रेंट पर दी गई है, बिल्डिंग रेंट पर है, तो वो रेंट कहाँ जाएगा सर, रेंट पीजीबीपी में जाएगा। यानी पिताजी का नेचर क्या है, अगर पिताजी का नेचर है ना जिसकी वजह से वो बिल्डिंग रेंट पे दी गई है, अगर बिजनेस को चलाने के लिए बिल्डिंग रेंट पे दी गई है तो पिताजी का नेचर बिजनेस है, तो बेटा भी बिजनेस में ही जाएगा, बेटा भी पबजी में भी पीजीबी में ही जाएगा। राइट सर, ये बात ये लिखी। इफ बिल्डिंग इज लेट आउट टू कैरी ऑन द बिजनेस मोर एफिशिएंटली, अगर बिजनेस को, है ना, राइट, क्या किया गया है, बहुत एफिशिएंटली चलाने के लिए रेंट पर दिया गया है, तो सच रेंट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, रेजिडेंशियल क्वार्टर लेट आउट टू एम्प्लॉय। इस लिख रखा है क्योंकि इसका केस यह है, रेजिडेंशियल क्वार्टर लेट आउट टू एम्प्लॉय। इन केस ऑफ कंपोजिट रेंट इफ इट इज इनसेपरेबल। सर ये क्या चीज कहती, मजा आएगा सर, ये क्या चीज कहती। अब सुनना पहले ध्यान से, सुनना बहुत 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 ज्यादा ध्यान से। इसका केस आया, ये केस अभी बताऊंगा क्या चक्कर है, ठीक है। अब एक बिल्डिंग का किराया है, राइट, एक मकान का किराया है, मकान मालिक ने ये बोला कि भाई रेंट भी दूंगा, ठीक है ना, मतलब बिल्डिंग किराए पे दूंगा, बिल्डिंग के साथ साथ यानी मकान के साथ साथ कुछ फैसिलिटी भी तेरे को साथ में लेनी पड़ेगी, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आजकल के जमाने में, तुम्हारे हमारे जमाने में इसको पता क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फर्निश्ड होम। यही आजकल चलन है कि भैया घर ले लिया मैंने, घर लेने के बाद अगर मैं क्या कहते हैं अपना भैया एसी, ठीक है, फर्नीचर ले लेके घूमता रहूंगा तो फायदा क्या, फर्निश्ड होम में जब भी खाली करना हो सीधा दूसरे घर में चल जाओ, कुछ सामान लेके जाने की, ट्रक बुलाने की जरूरत नहीं है। तो कह रहा भैया फर्निश्ड होम का चलन है, मेरा भी जो मकान है वो फर्निश्ड होम की तरह है, राइट। अब उसने जो रेंट बताया, एक रेंट तो बताया उसने सेपरेबल, लेकिन एक दूसरे मकान मालिक ने उस रेंट को सेपरेबल नहीं कहा, उसने बोला भैया मैं बताऊंगा इनसेपरेबल। सर सेपरेबल इनसेपरेबल का मतलब है कि सेपरेबल उसने ये बोला कि भाई बिल्डिंग का किराया तो है इतना, और जितनी भी फैसिलिटीज है ना, बिल्डिंग किराया इतना है और जितनी भी फैसिलिटीज है, फैसिलिटीज और फर्नीचर। सर फैसिलिटी कैसे सर, फर्नीचर साथ में है, साथ साथ लिखते जाना, एसी मिल रहा है, लिफ्ट मिल रही है कि नहीं बात, इस तरह की फैसिलिटी है। मान लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी मकान मालिक कह रहा है, चलो हम दे देंगे, ये फैसिलिटी भी हो गई, राइट। इस तरह की कुछ फैसिलिटीज आपको मिल रही है, अलग अलग बता रहा हूं, ठीक है। तो क्या करना है सर, वही करना है जो मैंने बिल्कुल आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है। सर बिल्डिंग तो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर बिना टेंशन के, और फैसिलिटी कहाँ जाएगी मुन्ना, सर फैसिलिटी जाएगी बहुत बढ़िया तरीके से अदर सोर्सेज में, ठीक है मुन्ना, कहाँ जाएगी सर, अदर सोर्सेज में जाएगी। तो बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी में और ये अदर सोर्सेज में। अब आती है बात, सर अगर ये मेरा किराया वो इनसेपरेबल है, जैसे कि सर आप किसी होटल वाले के पास जाना, ठीक है ना, होटल वाले के बिल्कुल कंधे पे लटक जाना, भाई एक बात बता दे, बस एक बात बता दे, एक बात तुम ये ट्राई करके देखना, मजा आ जाएगा। भाई एक बात बता दे, मैंने भाई तेरा होटल का रूम लिया, मान लो भैया होटल का रूम लिया मैंने 5,000 रुपए में, है ना, नाइट के समय चलता है 5,000 रुपए पर नाइट, राइट, 5 स्टार होटल था भैया, मैंने तेरा रूम ले लिया 5,000 रुपए पर नाइट पर। भाई पैसे तो दिए ना पूरे, कोई टेंशन नहीं। एक बात बता दे भाई, एक बात, रूम का किराया कितना है, कह रहा सर 5,000 रुपए। 5,000 रुपए तो होटल में फैसिलिटी भी तो है, साथ में स्विमिंग पूल भी है, जिम भी है कि नहीं बात,
राइट, ब्रेकफास्ट भी उसमें इंक्लूडेड है, और रूम सर्विस जैसे लॉन्ड्री वगैरह हो गया, ठीक है ना, राइट, और खाना पीना घर रूम में मंगा लिया, इस तरह की सर्विसेज भी हैं, टीवी भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है। मैं एक बेयर खाली कमरे का किराया जानना चाहता हूँ, पूछना जरा, बता देगा सर खाली कमरे का किराया तो 1000 का ही होता है, बाकी तो सर स्विमिंग पूल आप यूज करो ना करो पर इतना तो बनता ही है, एसी चल रहा है सर, लाइटें चल रही है, फैसिलिटी होगी सर ये वाली, सर क्या कहते हैं लॉन्ड्री सर्विस भी हमारे यहाँ, तो नाश्ता उसमें हम फ्री डालते हैं, तो नाश्ता फ्री डालते हैं, कहने की बात है पर उसको 400 होती होगा, भले वो मैंने लिखा हो ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड, ठीक है ना, राइट। तो क्या वो बता देगा? वो नहीं बताया, गारंटी दे रहा हूं, दुनिया का कोई होटल वाला ये बता ही नहीं सकता, वरना फिर पता आप क्या करोगे? मेरा तो व्रत है, मेरा एकादशी का व्रत है, एकादशी, हाँ मेरा एकादशी का व्रत है, मैं आज खाऊंगा नहीं कुछ भी, तो भी मेरे नाश्ते के पैसे, मैं नाश्ते के पैसे नहीं दूंगा भाई, देख 5000 में से 1000 तो नाश्ते के पैसे होता है ना ब्रेकफास्ट के, अब मैं 4000 दूंगा। स्विमिंग पूल, सर्दी में कौन स्विमिंग पूल में नहाता है बे, ठीक है ना, है कि नहीं बात? स्विमिंग पूल में यूज नहीं करूंगा, तूने 500 रुपये स्विमिंग पूल के बताया ना, तो 500 रुपये उसके कट गए, है कि नहीं बात, राइट। तो भैया तुम ऐसे करके लॉन्ड्री सर्विस नहीं है ना भैया, ऐसे करके तुम तो पूरा उसका रूम के बेयर रूम पे आ जाओगे 1000 रुपये में, कि भैया मैं तो तेरे 1000 रुपये का तूने रूम बताया था ना, मैं तो बस रूम का इस्तेमाल करूंगा, जमीन पे सो जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो होटल इंडस्ट्री कभी बता ही नहीं सकती आपको, होटल इंडस्ट्री कभी बता ही नहीं सकती आपको कि रेंट में फैसिलिटी कितनी है और रेंट में रूम का किराया कितना है, राइट। इसे बोलते हैं इनसेपरेबल, जहां पर आपकी फैसिलिटी और आपका रूम रेंट अलग अलग नहीं हो सकता। इनसेपरेबल बोले तो बिल्डिंग का, और है ना, बिल्डिंग का यानी कि कह दो रूम का कह दो, या आप कह दो मकान का, जहां पर घर का, मकान का और फैसिलिटी का, है कि नहीं बात, किराया क्या होता है, एक साथ होता है, अलग अलग नहीं होता। अब बताओ अब क्या होगा, अब बताओ सर बिल्डिंग, अब एक बात देखो, किसका पलड़ा भारी है, अगर होटल वाले की बात करें, ठीक है ना, तो किसका पलड़ा भारी है? सर फैसिलिटीज का पलड़ा ज्यादा हमेशा भारी होता है, इसलिए जज साहब ने बोला कि पूरा का पूरा रेंट आपका जाएगा अदर सोर्सेज में, ठीक है ना। और अगर यही काम जैसे बिजनेस वालों का, होटल वालों का यही काम बिजनेस है, ठीक है ना, या हॉस्टल वालों का यही काम अगर बिजनेस होता है, तो पूरा का पूरा रेंट कहाँ जाएगा? पीजी में जाएगा, पबजी में जाएगा। तो क्या बात समझ में आ गई? अगर होटल का रेंट इनसेपरेबल है, राइट, और आपका बिजनेस है, तो आप उसे पीजीबीपी में लेके जाएंगे, ठीक है ना, कि आपका बिजनेस यही है कि आप बार बार उसको रेंट पे देते हो, इट इज योर बिजनेस। और अगर बिजनेस नहीं है, जैसे नॉर्मली मेरा घर है, ऊपर एक कमरा खाली पड़ा है, चलो भैया मैंने आपको किराए पे दे दिया, तो अगर बिजनेस नहीं है और मैं सेपरेट नहीं बता रहा फैसिलिटी का किराया कितना है और बिल्डिंग का किराया कितना, तो भैया अदर सोर्सेज में लेके जाना पड़ेगा। बिजनेस है तो पीजी में, बिजनेस नहीं है तो अदर सोर्स में, अगर रेंट इनसेपरेबल है। सर क्या हुआ था इस केस में? इस केस में यही हुआ था, इंडियन सिटी प्रॉपर्टी लिमिटेड, कलकत्ता हाई कोर्ट ने यही डिसीजन दिया जो मैंने आपको बताया। एक भाई साहब है ना, जिन्होंने मकान किराए पर लिया, जब उन्होंने मकान किराए पर लिया तो वो दो चीज की पेमेंट करते थे, बिल्डिंग प्लस एसी एंड लिफ्ट, ये पेमेंट करते थे, एसी लिफ्ट और बिल्डिंग किराया, राइट। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा कि भाई ये तो अजीब सी बात हो गई, एक साथ दोनों का किराया आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, ये चेक करना पड़ेगा, और कहां जाएगा? पीजी में जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, ठीक है। जब ये केस कोर्ट में गया तो जज साहब ने देखा कि वो बिल्डिंग का किराया अलग बताता है मकान मालिक, और एसी और लिफ्ट का किराया अलग बताता है, राइट। तो जज साहब ने बोला मकान मालिक बिल्डिंग का किराया अलग बता रहा है, एसी और लिफ्ट का किराया अलग बता रहा है, इसका मतलब ये सेपरेबल रेंट है, तो बिल्डिंग का तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, ठीक है, और एसी और लिफ्ट का अदर सोर्स में जाएगा, राइट। और अगर एसी लिफ्ट वगैरह बार बार किराए पे देना उसका बिजनेस है, तो फिर उसे आप बीच में ले जाएंगे। लेकिन अगर बिल्डिंग और फैक्ट्री का किराया इनसेपरेबल होता तो सारा का सारा हम पीजी में ले जाते हैं, या फिर सारा का सारा हम अदर सोर्स में ले जाते हैं, अगर उसका बिजनेस नहीं होता। तो इंडियन सिटी प्रॉपर्टी लिमिटेड में मकान के मालिक ने अलग अलग बताया था बिल्डिंग का किराया और एसी का किराया, इसलिए बिल्डिंग जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में और एसी लिफ्ट जाएगा
अदर सोर्स में। तो रेंट फ्रॉम एसीएल लिफ्ट अदर सोर्स, रेंट ऑफ बिल्डिंग राइट इन हाउस प्रॉपर्टी। तो यही बात कहती है कंपोजिट रेंट की कहानी। सर कंपोजिट रेंट है अगर वो इनसेपरेबल है, कंपोजिट रेंट है तो अगर वो इनसेपरेबल है, टॉपिक क्या हमारा, नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड। कंपोजिट रेंट हो और इनसेपरेबल हो तो इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा तो कहां होगा, या तो अदर सोर्स में होगा, और अगर आपका बिजनेस है ये काम करना, ठीक है, तो फिर कहां जाएगा, पीजीपी में जाएगा। उम्मीद है सर बात आपको समझ में आ चुकी होगी, पहला पॉइंट बिल्कुल गहराई तक समझ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 जो बहुत 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 आसान है। अब तो आगे पॉइंट, मेन पॉइंट जो था 1 था, आप समझ चुके हैं वो। भैया अगर आप किसी बिल्डिंग में या आप किसी घर में क्या कर रहे हैं सर, अपना खुद का बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया, क्या स्टार 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 गैराज, राइट। बाबू भैया स्टार गैराज चला रहे हैं अपने घर में, यानी अपने घर में ही या अपनी बिल्डिंग में ही वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो मुन्ना क्या वो खुद को किराया दे रहे होंगे, मैं भैया इस बिल्डिंग में बैठा हूँ, अपने घर में बैठा हूँ और मैं यहाँ अपना प्रोफेशन कर रहा हूँ, बिजनेस से प्रोफेशन कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, फीस ले रहा हूँ, तो मैं इस बिल्डिंग में अपना खुद का सेल्फ बिजनेस कर रहा हूँ, प्रोफेशन कर रहा हूँ, तो क्या खुद को किराया दे रहा हूँ? आए 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 क्या नहीं, अरे भैया काम खुद को किराया दे रहा हूँ, आए अरे देने सोचो भैया मैंने ज्यादा दिमाग तो लगाया, आए तो भैया खुद को किराया नहीं दे रहा हूँ, राइट। लेकिन हाँ उससे प्रॉफिट जरूर आ रहा है, भैया मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुमने फीस भर दी, तो उससे मेरा कुछ प्रॉफिट जरूर आया। अब वो प्रॉफिट जो आया, अब किराया तो आया नहीं, खुद को किराया दूंगा नहीं, भैया खुद से मोहब्बत तो कर सकते हैं, खुद ही से मैंने इश्क किया रे, जिया जिया रे जिया रे, है ना, तो जिया जिया रे करके खुद से मोहब्बत कर सकते हैं, लेकिन खुद को किराया थोड़ी दे सकते हैं, तो प्रॉफिट आएगा। अब भैया हाउस प्रॉपर्टी में तो रेंट फ्रॉम द बिल्डिंग टैक्सेबल होता है, प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता, और प्रॉफिट है भी तो कहाँ टैक्सेबल होगा, भैया वो टैक्सेबल होगा फीस ही। तो ये लिखिए बात, इफ एनी बिल्डिंग इज ऑक्युपाइड फॉर इज ओन बिजनेस या प्रोफेशन, मेरी तरह प्रोफेशन या स्टार गैराज बाबू भैया की तरह बिजनेस, नथिंग टैक्सेबल अंडर दिस हेड, इस हेड में मुन्ना कुछ टैक्सेबल नहीं होगा, है कि नहीं बात। कहाँ टैक्सेबल होगा, जो प्रॉफिट आएगा वो पीजीपी में टैक्सेबल होगा, हाँ। लेकिन अगर मैं अपने घर को ऑक्युपाइड कर रहा हूँ खुद रहने के लिए, सेल्फ ऑक्युपाइड ओन रेजिडेंस, है ना मुन्ना, ओन रेजिडेंस को क्या बोलते हैं, ओन रेजिडेंस, खुद रहने के लिए कर रहा हूं, खुद रहने को कानूनी भाषा में बोलते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड। मैंने अपने घर को सेल्फ ऑक्युपाइड कर रखा है, खुद रह रहा हूं। इट मे बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड, इसके बारे में टैक्सेबिलिटी हम इसी चैप्टर में जानेंगे अगले कुछ क्लासेस में। तो भैया नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे वो इसी के ऊपर बेस्ड होंगे। अपने घर में हम खुद रहते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, मैं घर को किराए पे देता हूं तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, सारी बातें अगले लेक्चर से दनादन दनादन प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं, बहुत ही शानदार मजा आने वाला है। अगली बात सर, अगली बात, बाबू भैया जो है, बाबू जो वाला सोना बाबू नहीं है, ओ सोना बाबू खान मेरे सोने ने थाना खाया, ये वाला थाना खाया वाला बाबू नहीं है, ठीक है ना। बाबू भैया ने मजाक कर रहा हूं, बाबू भैया क्या होने चाहिए, बाबू भैया होने चाहिए उस मकान के मालिक, है ना। ये बात प्रूफ करनी पड़ेगी बाबू भैया को कि आई एम द ओनर ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि उनके नाम पे प्रैक्टिकली, जिसके नाम पे घर की रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री, है ना भैया, ये घर है मेरे नाम पे रजिस्ट्री है तो मैं मालिक, मेरे पिताजी के नाम पे रजिस्ट्री है तो पिताजी मालिक, इस घर की माताजी के नाम पे रजिस्ट्री है तो माताजी मालिक, है कि नहीं बात। तो आप मकान के ओनर होने चाहिए, आप मकान के ओनर हो और आपको किराया मिल रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। सर अगली बात जो लिखी समझ में नहीं आई बात, अभी सुनो, बहुत ही शानदार जानदार बात। अब भैया ये है जय, जय देख लूंगा क्या को, है ना, राइट। ये है वीरू और ये है मुन्ना, हम सबकी प्यारी राज दुलारी बसंती। जय को चाहूंगा मैं, ठीक है। तो जय के पास एक घर है जो जय उसका ओनर है, राइट। जय ने वो घर रेंट पे दिया वीरू को, और वीरू भाई साहब जय से कहते हैं भाई देख दिल अपनी जगह है, बिल अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह है, भैया धंधा अपनी जगह है, रेंट पे दिया है मुझे किराया दे। वीरू बेचारा चुपचाप जय को क्या भर रहा है, रेंट भर रहा है। अब जो जय के पास किराया आ रहा है, पैसा आ रहा है, वो जय के किस हेड में जाएगा,
सर जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जैसे बच्चों ने करते हैं ना, बताओ पहले दूध कौन पिएगा, जल्दी 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 दूध पियो, बच्चा फर्स्ट आ गया, जल्दी बोलो फर्स्ट कौन आएगा। सर ये जय के हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। रीजन बोलो, रीजन, रीजन बहुत ही खतरनाक, जय इज द ओनर। मेन रीजन यही है कि जय उसका ओनर है। अब सुनना ध्यान से, अब हम असली मजेदार बात। वीरू और बसंती, बसंती करे यूं की ये कौन बोला, भाई मैं बसंती हूँ, है कि मैं टांगे चलाती हूँ, पर वीरू मेरे पास घर नहीं है, राइट भाई, क्या तू मुझे अपने घर में रख लेगा। वीरू की आंखों में रुपए के निशान बन गए। वीरू ने बोला मैं घर पे रख लूंगा, लेकिन तुझे घर का किराया देना पड़ेगा, राइट। तो वीरू ने आगे घर क्या कर दिया, सब लेट कर दिया, है ना। जय ने जो किया, मकान किराए पे दिया, उसे बोलते हैं आम आदमी की भाषा में लेट आउट, है कि नहीं बात, राइट। वीरू ने क्या किया, वीरू ने उसे सब लेट आउट कर दिया, सब लेट आउट कर दिया, राइट। हाँ, विद द परमिशन ऑफ जय। जय से पूछ लिया, भाई देख तूने जो घर दिया उसमें 3 कमरे हैं, ठीक है ना, राइट। एक कमरे में वीरू वीरू कह रहा है एक कमरे में बसंती रहना चाहती है, दे दो ना। जय ने कहा हाँ, अरे भाई हमसे क्या पूछते हो, अगर पूछ लिया बहुत बढ़िया बात है, अरे रख लो भाई रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें तो पैसे टाइम पे मिल जाने चाहिए। उसने कहा ठीक है मैं तेरे को रख लूंगा, मैं तेरे को मकान किराए पे देता हूँ, एक तरीके से सब लेट आउट करता हूँ जैसे पूछकर। बसंती अब वीरू को पैसा बढ़ती है, ठीक है। वीरू ने बोला भैया देख बसंती, दिल अपनी जगह है, बिल अपनी जगह है, पैसा तो देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, यानी कि रेंट देना पड़ेगा। अब तुमने पहले बोला था सर कि जय के ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा क्योंकि ये ओनर था। अगला सवाल ये आता है, जो पैसा बसंती दे रही है वीरू को, ये पैसा वीरू के खाते में आ रहा है, कैश इनफ्लो हो रहा है। तो वीरू को जो कैश इनफ्लो हो रहा है सर, ये वीरू के किस हेड में जाएगा, ये वीरू के किस हेड में जाएगा, ये बताओ। अब एक तो आंसर आएगा सर हाउस प्रॉपर्टी बिल्डिंग का किराया ना सर, बिल्डिंग का किराया, ठीक है। बिल्डिंग लेट आउट हो रही है चाहे सब लेट आउट हो रही है, बिल्डिंग का किराया है, तो ये जाएगा सर हाउस प्रॉपर्टी में। लगा लो काटे। क्यों सर, कौन सा पॉइंट छूट गया, तीसरा पॉइंट छूट गया। और मैंने कई बार कहा एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा का चक्र टूटा, एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा का चक्र टूटा, राइट। क्या वीरू ओनर है, क्या वीरू ओनर है मुन्ना, वीरू ओनर नहीं है, वीरू तो किराएदार है, ओनर तो जय है। तो जय के तो किस में जाएगी ये बात, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। लेकिन वीरू ने जय से पूछकर इसे सब लेट आउट कर दिया, लेकिन वीरू ओनर नहीं है, इसलिए वीरू के ये अदर सोर्सेज वाले हेड में जाएगी, वीरू के अदर सोर्सेज वाले हेड में जाएगी, यानी सब लेट आउट अमाउंट इज टैक्सेबल इन अदर सोर्स। सर ये लिख की बात ध्यान से पढ़ते हैं फिर से। एसएससी ओनर है तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी जो भी किराया मिल रहा है, यानी बाबू भैया ओनर है, बाबू भैया को जो भी किराया मिलेगा, किराया हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। जय ओनर है, जय को जो किराया मिल रहा है वीरू से, हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा, जो कि हम पढ़ रहे हैं। लेकिन एसएससी ओनर नहीं है। इफ एसएससी इज नॉट द ओनर, तो यहाँ किसकी बात चल रही है सर, वीरू की बात चल रही है। अगर एसएससी ओनर नहीं है और उसको रेंट मिल रहा है, तो रेंट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स, रेंट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स, ब्रैकेट में लिख लो सब लेट आउट, राइट। सब लेट इसे बोलते हैं, है कि नहीं बात सर, समझ में आ गई बात, मजा ही आ चुका है। सर अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, राइट। नोएडा में आप जाएंगे तो नोएडा में एक गौर सिटी है, ठीक है, पूरा शहर ही बसा रखा है, गौर वालों ने जमीन खरीदी, लंबी चौड़ी बिल्डिंग बनाए चले गए, ठीक है, और पूरा एक सोसाइटी बना दी गौर सिटी। अब मान लो चलो गौर सिटी या गौर होम्स की बात करते हैं, ये बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, ठीक है ना, बिल्डिंग में बिल्डिंग ऊंची है बिल्डिंग, है ना, इसलिए गाना है क्योंकि ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती है। लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे में आऊं, दिल रजामंद है कि नहीं बात। अब यहाँ पे इनका एरिया होता है, प्ले ग्राउंड भी होता है, उसमें जिम भी होता है कि नहीं बात, बच्चों के खेलने का ग्राउंड भी होता है, क्लब हाउस भी होता है, सारी चीजें होती है, बड़ी सी एक तरीके से बिल्डिंग है। अब सुनना ध्यान से, जैसे ही एक बिल्डर, गौर सिटी वाले जो बिल्डर है, इन्होंने एक बिल्डिंग बना के तैयार कर दी कई सारी,
वो भी बिकी नहीं है, यानी कि वो भी सेल आउट नहीं हुई है। इसका मतलब वो अभी क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है। सर स्टॉक इन ट्रेड, हाँ मुन्ना हाँ। अगर तुम ये बात गहराई से जानते हो तो जिस चीज का आप बिजनेस करते हैं वो आपका स्टॉक होता है। बिल्डिंग में आपने एक क्या खरीदा सर, फ्लैट खरीदा। अब वो जो फ्लैट है, एक दो तीन चार बहुत सारे फ्लैट है, वो जो फ्लैट आपने खरीदा, ये फ्लैट क्या है, ये फ्लैट असेट है आपके लिए। लेकिन गौर होम्स की नजरों से देखो, ये सारे की सारी बिल्डिंग के अंदर जो भी फ्लैट है वो आपके लिए घर है, असेट है, उनके लिए स्टॉक है, क्योंकि वो तो इसी में ट्रेडिंग करते हैं। ये बात आप अच्छे से समझ चुके हैं, वो उनके लिए क्या है, स्टॉक है सर। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब गौर होम्स के लिए स्टॉक इन ट्रेड है। अब पता है क्या दर्द भरी कहानी क्या है, दर्द भरी कहानी है, लॉ में एक बहुत ही खतरनाक बात लिखी है। अगर कोई बंदा फ्लैट्स का, सिर्फ फ्लैट के बारे में बात है और किसी के बारे में बात नहीं कर रहा, सिर्फ फ्लैट्स के बारे में बात कर रहा हूं, यानी घर के बारे में बात कर रहा हूं, है ना, जिसका वो बिजनेस करता है उनके लिए स्टॉक इन ट्रेड है। यानी प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग के साथ साथ जमीन, जैसे क्लब हाउस वगैरह साथ में है ना, उनके पास वो स्टॉक इन ट्रेड है। गौर होम्स के लिए स्टॉक इन ट्रेड है, और वो भी स्टॉक इन ट्रेड उनका बिका नहीं है कि नहीं बात भैया, डाउन मार्केट बहुत डाउन चल रही है, रियल एस्टेट की बिका ही नहीं, सेल ही नहीं हुए। ठीक है, और उन्होंने उसको सेल नहीं हुए तो उनके पास दूसरा ऑप्शन ही होता है, भैया कोई बात नहीं, अगर आप खरीद नहीं रहे, हम बेच नहीं पा रहे, तो एक काम करो उसे किराए पे दे दो। भाई खरीदना है तो 1 करोड़ रुपए की भैया फ्लैट है, 1 करोड़ रुपए चाहिए, किराए के लिए कितना चाहिए भैया, 10,000 रुपए किराया, 12,000 रुपए किराया, 15,000 रुपए किराया है कि नहीं बात, फ्लैट टू फ्लैट डिपेंड करता है, तो किराए पे दे दो। लेकिन भैया मार्केट इतनी डाउन चल रही है, इतनी स्थिति खराब चल रियल एस्टेट की, भैया किराए पे भी नहीं जा पा रही वो बिल्डिंग, यानी वो फ्लैट्स किराए पे भी नहीं जा पा रहे। ठीक है ना, राइट, ना ही वो सेल हो पा रहे, ना ही वो रेंट पे जा पा रहे। भैया सेल हो जाएंगे तो उनका क्या बिजनेस है, तो पीजीपी में जाएगा, है कि नहीं बात, सेल हो गए तो पीजीपी में जाएगा। लेकिन रेंट की अगर बात करें तो मुद्दा यहां फंसता है, तो रेंट पे नहीं जा रहे, राइट, किसी भी ईयर में ना ही उनका कुछ हिस्सा रेंट पे जा रहा। अगर रेंट पे चला जाएगा सर, अगर रेंट पे चढ़ गया मकान या फ्लैट रेंट पे चढ़े गए, तो वो रेंट कहाँ टैक्सेबल होगा, तो सेक्शन 23(5) है ना, सेक्शन को याद ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगले लेक्चर में जो सेक्शन याद कराऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 23(5) बोलता है रेंट पे अगर मकान चढ़ चुका है तो वो टैक्सेबल होगा इन हाउस प्रॉपर्टी। अजीब सी बात है सर, स्टॉक इन ट्रेड है बिल्डिंग का स्टॉक इन ट्रेड किराए पे चढ़ेगा तो किराया हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करना है। पहली दर्द भरी कहानी। अब सुनो दर्द के ऊपर और दर्द, बेतहा दर्द, सुनो बेतहा दर्द। गौर होम्स वाले कह रहे हैं भैया मार्केट इतनी डाउन चल रही है कि रेंट पे मकान ही नहीं चढ़ रहे, मकान रेंट पे चला जाए तो भैया हम टैक्स देने के लिए तैयार है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में ले लो टैक्स, हमें टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट, इनकम हाउस प्रॉपर्टी की मान लो। पर रेंट पे मकान चढ़ नहीं रहे, और कितने दिन तक नहीं चढ़ रहे, 2 साल तक नहीं चढ़ रहे। तो फाइनेंस मिनिस्टर को ये बात अच्छी नहीं लगी, दया कुछ तो गड़बड़ है, 2 साल तक भी एक मकान बना के खत्म कर लिया तुमने, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया तुम्हारे को, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2 साल तक तुम इसे किराए पे नहीं चढ़ा पा रहे, चलो बेच नहीं पा रहे समझ के, पैसा नहीं है आजकल लोगों के पास, पर किराए पे नहीं चढ़ा पा रहे। ठीक है ना, कब से गिनने हैं 2 साल, सर ये 2 साल गिनने हैं, राइट, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये जो मैंने ग्रीन पेन से हाइलाइट किया ये बहुत इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इज ऑब्टेन, जब आपने कंप्लीशन का सर्टिफिकेट ले लिया, यानी जब आपका मकान कंप्लीट हो चुका बिल्कुल खत्म, उस साल के एंड पे जाके उस साल पे 2 साल और लगा दो, तब तक तुम इसे किराए पे नहीं चढ़ा पा रहे। ठीक है ना, तो सुनो 2 साल तक आप इसको नील मानेंगे, 2 साल तक आपकी हाउस प्रॉपर्टी में कोई इनकम है नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला उस साल भी मकान किराए पे नहीं गया, उसके ईयर खत्म हो गया, उसके अगले साल भी किराए पे नहीं गया, तो उसके दूसरे साल भी किराए पे नहीं गया, तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बोला भैया किराए पे मकान चढ़ा ही नहीं, किराया नहीं आ रहा, तो भैया 2 साल तक अगर मकान किराए पे चढ़ा ही नहीं और रेंट ही नहीं आया, रेंट ही नहीं है ना, रेंट ही नहीं मिला, तो भैया इनकम होगी आपकी हाउस प्रॉपर्टी की नील, इनकम होगी आपकी हाउस प्रॉपर्टी की नील। हाँ सर, बहुत बहुत मेहरबानी सर, बहुत बहुत मेहरबानी। 2 साल बाद क्या, 2 साल बाद क्या, अब आया फाइनेंस मिनिस्टर को गुस्सा, 2 साल बाद, 2 years later, है कि नहीं बात, 2 साल के बाद आपको किराया मिला हो या ना मिला हो,
आपको किराया मिला हो या ना मिला हो, जबरदस्ती क्या मान लेंगे, मार्केट वैल्यू निकालकर, मार्केट में कितना किराया चल रहा होगा ऐसी बिल्डिंग का निकालकर जबरदस्ती नोशनल अमाउंट पर टैक्सेबल कर देंगे। और बीच में मत बोल जाना, बीच में ना बोल। इसका मतलब ये हुआ कि भैया चेक कर लेंगे, है ना, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब चेक करेंगे, भैया गौर होम्स की नोएडा में ऐसी बिल्डिंग है, ठीक है, अगर ऐसी ही बिल्डिंग किराए पर चढ़ जाए तो इसका किराया कितना आएगा, तो हम मान लेंगे नोशनल अमाउंट। नोशनल मतलब मान लेना, नोशनल अमाउंट इसका आता, यानी अगर मकान किराए पे चढ़ जाता तो किराया कितना आता भैया, नोशनल अमाउंट आता 10,000, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में किराए पे तो चढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी हम मान के, तुम्हारी गलती है गौर होम्स वालों की, तुमने मेहनत क्यों नहीं करी मकान किराए पे चढ़ाने के लिए, तो हम मान लेंगे 10,000 रुपए आपका जबरदस्ती आ रहा है इंटू 12, उस फ्लैट का 10,000 इंटू 12 1,20,000 रुपए जबरदस्ती क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे, तुम्हारी इनकम मान लेंगे। यानी 1,20,000 रुपए शैल बी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, डीम्ड वर्ड, जबरदस्ती मान लेना, है ना, शैल बी डीम्ड इनकम। मार्केट से कंपेयर करके कि ऐसी बिल्डिंग का किराया कितना चल रहा होगा, तो नोशनल अमाउंट निकालकर 1,20 आया तो 1,20 आपकी डीम्ड इनकम मान लेंगे हाउस प्रॉपर्टी के हेड में, ठीक है, राइट। तो देखो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, क्या शानदार बात है। राम अ रियल एस्टेट डेवलपर, है ना, राम कह दिया मैंने, आपको एग्जाम्पल गौर होम्स का लिया है, राइट। रियल एस्टेट डेवलपर है भाई साहब, मल्टीप्लेक्स ऊंची बिल्डिंग बना दी साथ साथ, बहुत बढ़िया बात, जिसमें 20 फ्लैट उन्होंने बनाए एक ही टावर बोलते हैं आजकल वो सोसाइटी वाले ना, टावर में। अब सुनना ध्यान से, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन उनको मिला मान लो 1/4/2022 को, 1 अप्रैल 2022 को। सारे फ्लैट उनके वेकेंट है, यानी कि बिके नहीं है और ना ही किराए पे चढ़े हैं। टैक्स में क्या होगा ये कमेंट करें आप, समझना ध्यान से। क्या लिखा है, 2 साल तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2 साल तक आपकी इनकम नील मानी जाएगी, यानी आपको कुछ भी नहीं करना, इनकम जीरो दिखानी है, क्योंकि 2 साल तक रेंट नहीं आया तो इनकम जीरो। 2 साल कब से कैलकुलेट करने हैं, क्या लिखी है बात, जो मैंने ग्रीन पेन से हाईलाइट करी, फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑब्टेन, जिस साल सर्टिफिकेट मिला पहले उस फाइनेंशियल ईयर को एंड कर दो। सुनना ध्यान से, सर्टिफिकेट कब मिला, अप्रैल 2022, अप्रैल 2022 कौन सा ईयर हुआ सर, अप्रैल 2022 ईयर हुआ, अप्रैल 2022 ईयर बैठा 22-23, तो 22-23 एंड कब होगा, ये ईयर बैठा 22-23 एंड कब होगा, 31 मार्च 2023, ठीक है ना, तो ये तो एंड हो गया, जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला उस साल को एंड कर दिया, ठीक है। फिर इससे 2 साल और लगा लो, 31 मार्च 2024 और फिर 31 मार्च 2025, यानी कि इन 2 सालों तक, है ना, यहां पर भी आपका कोई जबरदस्ती रेंट नहीं माना जाएगा, किराया नहीं आ रहा, इनकम निल। इस साल में भी, इस साल तक भी किराया नहीं आ रहा, इनकम निल। यानी कहने का मतलब ये 31/3/2025 तक कोई टैक्स नहीं लगने वाला, क्योंकि आपकी कोई इनकम मानेंगे नहीं। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही 1 अप्रैल 2025 आएगी, गए काम से जबरदस्ती नोशनल अमाउंट को टैक्सेबल कर देंगे रेंट मानकर, और आपको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जबरदस्ती टैक्स देना पड़ेगा। ये था दर्द के ऊपर बेतहा दर्द। एक तो बेचारे गौर होम्स वाले कह रहे हैं सर, एक तो मकान नहीं बिक रहे, ना मकान रेंट पे जा रहे, मकान रेंट पे चढ़ नहीं रहे, बिना मकान रेंट पे चढ़ाए आप जबरदस्ती क्या वसूल रहे, इनकम जबरदस्ती नोशनल मानकर, ड्यून मानकर टैक्स वसूल रहे। सॉल्यूशन देखो, 22-23 में सर्टिफिकेट मिला, 22-23 में सर्टिफिकेट मिला, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, कोई इनकम आपकी नहीं मानेंगे, निल। पहला साल इनकम निल, फिर दूसरा साल इनकम निल, 2025 तक इनकम आपकी निल होगी, समझ गए सर। जैसे ही 2025 खत्म हुई, मतलब जैसे ही आपका 24-25 खत्म हुआ, 2 साल के बाद जो नेक्स्ट ईयर शुरू होगा 25-26, टैक्स विल बी चार्ज ऑन एक्सपेक्टेड रेंट इवन इफ वेकेंट। ये खतरनाक बात, एक्सपेक्टेड रेंट यानी जितना मार्केट में चल रहा है अभी है ना। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे आता है ये नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, फिलहाल के लिए समझ लो मार्केट वैल्यू, जितनी मार्केट में वैल्यू चल रही है मकान के किराए की, ठीक है ना। गौर होम्स की बिल्डिंग के आसपास दूसरी बिल्डिंग में पूछा, भैया कितना किराया देते हो तुम, भैया हमारा 10,000 लगता है, भैया 10,000 भर रहे हैं हम तो, हाँ सही कह
कह रहा हूँ, है ना। तो भैया 10,000 भर रहा ना वो, तो भी भैया 10,000 रुपए तुम्हारा क्या मान लेंगे, नोशनल रेंट मान लेंगे, इंटू 12 कर लेंगे। इवन इफ, सबसे खतरनाक बात, जो दर्द के ऊपर दर्द है, महादर्द है, इवन इफ वेकेंट, चाहे मकान खाली हो तब भी किराया मानकर टैक्स देना पड़ेगा, इनकम मानेंगी आपकी और फिर टैक्स देना पड़ेगा। तो बेचारे गौर होम्स वाले यहाँ लपेटे में आएंगे। ये किनका दर्द है, ये दर्द है, दर्द किसका है, ये दर्द है बिल्डर्स का, है कि नहीं बात। वेयर प्रॉपर्टी बिल्डिंग इज अ स्टॉक इन ट्रेड। वाह सर वाह, मजे की बात। तो गौर होम्स वालों को यही सलाह देनी है, किसी भी बिल्डर को यही सलाह देनी है, बेटा 2 साल के अंदर अंदर, है ना, अपना मकान या तो बेच लियो मुन्ना, और ना बेचो तो किराए पे जरूर चढ़ा दियो, और किराए पे ना चढ़ा तो जबरदस्ती लपेट में आएगा तीसरे साल से। इसी बात को, गहरी वाली बात, इसी बात को गहराई से और जाने ना। अगर सर मैंने मकान बेच दिया तो क्या होगा, ठीक है ना, अगर मैंने मकान बेच दिया तो क्या होगा। अगर एक बिजनेसमैन ने, बिल्डर ने मकान बेचा है, तो जो भी उसकी इनकम आ रही है, तो उसने स्टॉक बेचा है, जो भी उसकी इनकम आ रही है ना, कहाँ जाएगी, पीजी में जाएगी, उसका बिजनेस है। आपकी मेरी बात करते हैं, अगर मैंने और आपने, जिनके पास एक मकान है, 2 मकान है, ज्यादा से ज्यादा, है कि नहीं बात, सेल या परचेज करी है हाउस प्रॉपर्टी की, वो टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन में, क्योंकि हमारे लिए ये क्या है, हमारे लिए एसेट है, एसेट, स्टॉक नहीं है, एसेट है। तो भैया हमारे लिए अगर ये एसेट है, और मैंने आपको पहले बताया था 5 मिली तो बन गई मुट्ठी, एसेट है, एसेट बेचने पर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट आता है, प्रॉफिट है, एसेट पर बेचने पर प्रॉफिट आता है, तो ये हमारा कैपिटल गेन में जाएगा। अगली बात आगे भैया, गौरवंश वाले भैया सुन लो, तुम्हारी बात है, हाँ तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। इफ सेल परचेज इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, धंधो है भैया, धंधो, स्टॉक है, धंधो है, तो क्या होगा, इनकम होगी टैक्सेबल पबजी में, पीजीबीबी में, ठीक है सर। बात, ये बात पुरानी ज्ञान की बात है, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, बेसिक स्टार्ट करते ही। यहां पर जो इस्तेमाल किया गया है वर्ड, वो घर इस्तेमाल नहीं किया गया, बिल्डिंग इस्तेमाल की गई है। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जो बिल्डिंग वर्ड है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ऑल टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ऑल टाइप ऑफ हाउस बोले तो चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे वो कमर्शियल हो, सर बात में आगे मजे आ गया, राइट, चाहे शॉप हो, गोडाउन हो, बिल्डिंग सिनेमा की हो, या फिर वर्कशॉप बिल्डिंग हो, होटल हो, एटसेट्रा हो, है कि नहीं बात, राइट। होटल वाली बात आप समझ चुके हैं। होटल बिल्डिंग में अगर सेपरेबल इनसेपरेबल में खेल हो जाता है, अगर आप सेपरेट कर पा रहे हैं किसको सर, फैसिलिटी को, फैसिलिटी, ठीक है। तो भैया बिल्डिंग का किराया हाउस प्रॉपर्टी और फैसिलिटीज का किराया अदर सोर्स में चला जाएगा, राइट। सर आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने बेसिक पढ़ लिया सेक्शन बाई, मैं तेरा भाई तू मेरा भाई, है ना। हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम आएगी, रेंट, किसका होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग का होना चाहिए, ठीक है सर, रेंट ओनली एंड ओनली ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग रेंट में क्या क्या कवर हो जाता है सर, राइट सर, उसमें कवर होता है बिल्डिंग प्लस लैंड अपॉर्चुनिटी। अगर सिर्फ और सिर्फ लैंड है तो फिर कहाँ जाएगा वो, अदर सोर्स में चला जाएगा, और अगर खाली जमीन को बार बार किराए पे देना मेरा बिजनेस है तो पीजी में चला जाएगा, राइट। पीछे का बैकग्राउंड जानना है कि मेरा पर्पस क्या है, ठीक है ना। अगर बिजनेस है तो पीजी में जाएगा, बिजनेस नहीं है तो अदर सोर्स में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बिल्डिंग प्लस लैंड, इसलिए लिखा है लैंड अपॉर्चुनिटी जो साथ में जुड़ा हुआ जमीन है। फिर सर हमने बहुत ही खतरनाक बात पढ़ी, क्या सर, जो मुद्दे की बात थी, अगर बिजनेस है, अगर मकान को किराए पे देना बिजनेस है, राइट, इफ रेंट और बिल्डिंग इज अ बिजनेस लाइक हॉस्टल, तो भैया पीजीबीपी में जाओगे, है ना, पीजीबीपी में जाओगे, बात खत्म, क्योंकि आपका बिजनेस है, हॉस्टल इज अ बिजनेस। लेकिन इसमें साथ साथ हमने 2 बातें और जान ली थी कि पीजीबीपी में और क्या आएगा, जो सबसे खतरनाक बात थी, राइट। एक तो हम समझ चुके हैं सर, अगर बिजनेस को बहुत अच्छे से चलाने के लिए हमने किसी बिल्डिंग को किराए पे दिया है, राइट, जैसे कि रेजिडेंशियल क्वार्टर टू एम्प्लॉय टू रन द बिजनेस इफेक्टिवली, राइट, तो उस बिल्डिंग का किराया पीजी में जाएगा, ठीक है। जैसे कि कॉलेज की कैंटीन, राइट,
हॉस्पिटल में, एक और एग्जांपल लिख लो, हॉस्पिटल है भैया, हॉस्पिटल एक तरीके से एक बिजनेस चल रहा है बढ़िया तरीके से, राइट। उसमें क्या खोल दिया हमने, उसमें खोल दिया हमने मेडिकल स्टोर, और मेडिकल स्टोर वाला क्या दे रहा है, मेडिकल स्टोर वाला उसको रेंट दे रहा है। तो वो रेंट किस पे जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल का नेचर क्या है, बिजनेस, बिजनेस की वजह से बिजनेस, हॉस्पिटल की वजह से मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर की वजह से है ना हॉस्पिटल नहीं है भैया। समोसे की वजह से चटनी है, चटनी की वजह से समोसा नहीं है। तुम दुकान पे आके नहीं बोलते भैया 10 रुपए की चटनी दे दियो साथ में समोसा डाल दियो, ऐसा बोलते हो क्या, नहीं ना। तो भैया वही वाली बात है, मेडिकल स्टोर का अस्तित्व क्यों है, क्योंकि वहां हॉस्पिटल है कि नहीं बात। एक पूजा की दुकान का अस्तित्व मंदिर के पास क्यों है, क्योंकि वहां मंदिर है, मंदिर है इसलिए पूजा की दुकान खुली है, पूजा की दुकान खुल गई तो इसलिए मंदिर बनाया गया है, ऐसा नहीं होता है ना। जैसे राम मंदिर बन गया भैया, तो राम मंदिर है इसलिए वहां पूजा की दुकानें हैं, राइट। तो वही मुद्दे वाली बात है, हॉस्पिटल है इसलिए मेडिकल स्टोर है। तो यहां से जो भी रेंट आएगा, यहां से जो भी रेंट आएगा है ना, ये जो भी रेंट आएगा वो कहां जाएगा सर, टू रन द बिजनेस मोस्ट एफिशिएंटली, इसलिए वो रेंट भी पीजीबीपी में जाएगा, इवन वो रेंट ऑफ अ बिल्डिंग है। हाँ सर बात समझ में आ गई। तीसरी बात कंपोजिट रेंट, कंपोजिट रेंट आप समझ ही चुके हैं, अगर फैसिलिटी और बिल्डिंग का किराया एक साथ दिया है तो वो पीजीबीपी में जाएगा, राइट, या फिर अदर सोर्स में जाएगा, आपका बिजनेस नहीं है। अगर रेंट अलग है फैसिलिटी अलग है तो रेंट, बिल्डिंग का हाउस प्रॉपर्टी में फैसिलिटी अलग बता रखी है तो वो अदर सोर्स में चली जाएगी, ये हम पहले ही जान चुके हैं, ठीक है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो समझ में आई हमें। तीसरी बात, एसएससी क्या होना चाहिए, ओनर होना चाहिए, ओनर नहीं है सब लेट आउट है तो फिर अदर सोर्स में जाएगा सब लेट आउट का किराया, राइट। चौथी बात क्या पढ़ी सर, चौथी बात हमने ये पढ़ी कि अगर आप अपने ही बिल्डिंग में, अगर आप अपनी ही बिल्डिंग में मेरी तरह बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे हो, बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे हो, तो भैया कोई इंसान खुद को किराया नहीं देता, इसलिए इस साइड में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, जो प्रॉफिट होगा वो पीजीबी में जाएगा, राइट। तो उससे कोई किराया नहीं आता, प्रॉफिट आता, प्रॉफिट कहां जाता है, पीजीबीपी में जाएगा। तीसरी, चौथी बात हो गई। पांचवी बात हमने किसके लिए पढ़ी, गौर होम्स। गौर होम्स ने अगर मकान बना बना के टावर बना बना के खड़े कर दिए भैया, तो 2 साल तक, जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला उसको एंड कर दो, फिर 2 साल की, तो 2 साल तक तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। 2 साल के बाद जबरदस्ती लपेटे जाओगे और आपको क्या करना पड़ेगा, नोशनल अमाउंट पर, मार्केट अमाउंट पर जबरदस्ती डीम्ड रेंट मानकर 2 साल के बाद आफ्टर 2 ईयर आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम मानकर टैक्स देना पड़ेगा, इनकम मान लेंगे। तो सर ये हमने बहुत ही शानदार सेक्शन 22 के अंदर पढ़ा था। गौर होम्स वाली बात सेक्शन 23(5) में हमने पढ़ी थी। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी, शॉर्टकट में नोट्स बना लेंगे, लिख लेंगे सर क्या शानदार जानदार कॉन्सेप्ट है हाउस प्रॉपर्टी का। अगले लेक्चर से शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हाउस प्रॉपर्टी में इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, किस फॉर्मूले से होती है। तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो।